वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। और आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 11th डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम जो जीपीएससी एई में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे जो आपके पिछले जीपीएससी के डिप्टी एग्जीक्यूटिव में पूछे गए थे, या फिर जो जीएमबी का एई का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें भी पूछे गए थे। तो कुछ कॉमन होंगे और डेफिनेटली कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। इनके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे विद फंडामेंटल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म में वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और इन स्टेटमेंट्स को आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट और एक डिफ्यूजन करंट दो की बात किया गया है। तो पहले आप ये जान लो, हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है और इसके फ्लो करने का रीजन क्या होता है। व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज। होल और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसके वजह से क्या होते हैं, ये डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे में, जिसके वजह से करंट फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्यों फ्लो करती है, जब ये फ्लो कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है, क्योंकि चार्ज कैरियर एक साइड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं इनके जंक्शन के साइड में ना। जंक्शन के साइड में जब एक्यूमुलेट होते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और फील्ड फिर से क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करने लगते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। मतलब ये सपोज एन साइड है, ये पी साइड, इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर जा रहे थे डिफ्यूजन के थ्रू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इनको क्या करने लगे, इधर रिपेल करने लगी, इनको इधर रिपेल करने लगी। इसके वजह से क्या होता है, एक करंट आ जाए जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ध्यान से देखो आप, डिफ्यूजन किधर से किधर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एन साइड से पी साइड हो रहा था, करंट किधर फ्लो करेगी, इधर को फ्लो करेगी। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन वापस इधर फ्लो करने लगा। ये जो ड्रिफ्ट करंट है इसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो करंट आएगी उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मतलब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होती है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो डिफ्यूजन करंट होती है और जो ड्रिफ्ट करंट होती है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। दैट्स मीन कि नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड या व्हाटएवर दैट, वहां पे नेट करंट क्या हो जाती है, करंट n इक्वल टू 0 हो जाता है, बिकॉज ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो समझ में आ गया आप सबको। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी, ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इन द सेम डायरेक्शन। भैया सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। इससे पहले वाला आई थिंक सो कि जो आपका एई का एग्जाम था जीएमबी का, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, या तो उसमें डिस्कस किया हो रहा हूँगा या फिर डी वाले में डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था, लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला कैसे लगता है, फोर्स एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा मैंने पहले करके दिखाया हुआ, तो दोबारा नहीं करेंगे। आप सभी को पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। यहाँ पे क्या है, मूविलिटी है, नहीं कि कोई एटम मतलब कोई भी मटेरियल कितना तेजी से चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, मूव कर सकता है, बेसिकली वो है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ना। तो 2 का क्या हो जाएगा, ड्री। इंक्रीजिंग लिनियरली विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेजुअली स्ट्रक्चर्ड एट द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना तेजी से वैल्यू बढ़ाओगे उतना तेजी से ये भी बढ़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत कम ड्रिफ्ट करंट होती है, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब उसका फोर्स बहुत ज़्यादा जब लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ होल कंसंट्रेशन इज गिवन टू यू एंड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये भी आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहाँ से आता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मास कंजर्वेशन जो आपने पढ़ा ही होगा, चार्ज न्यूट्रलिटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेरिवेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, इससे पहले भी शायद हमने डिस्कशन किया होगा, तो भी ठीक नहीं किया होगा। तो ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं पे। n क्या होता है, n मल्टीप्लाई p इक्वल टू एन आई ले लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पे जो n है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, p क्या है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, और यहाँ पे ni क्या है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर
मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इसका मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है प्योरिटी के टाइम पे उसका कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पे चार्ज पे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जो कोई भी मटेरियल होगा ना वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वेरी सिंपल इज दैट, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको दिया गया है। वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कर देना आपको। तो दिस इज 1.5 10⁻10 है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो आप, पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू भी आपको दिया गया है, दैट इज 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻15। और यहाँ पे इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना है 15 है ना, तो 15 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको तो ये पता चल गया कि 10⁻5 तो आने वाला है। और जब इसका 1.5 का स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल 10⁻5, और यूनिट तो ये बचेगी नहीं यार, क्योंकि इसका स्क्वायर है, एक तो एक से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दैट इज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वेरी सिंपल ऑप्शन यहाँ पे आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा था, बट वहां पे पूछा था कि कितने टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो डबल हो जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इस बार भी वो क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट भी हुआ है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट इतना से इतना हो जाता है तो आप बताओ करंट में चेंज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज I02 ले लेते हैं, ठीक है। I01 अभी मैं बताता हूँ ये नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। इन ब्रैकेट 2 दी पावर क्या होता है, डेल्टा T डिवाइडेड बाई 10 होता है। यहाँ पे जो I2 है दैट इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T2, ठीक है। और ये क्या है, दैट इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट एट द टेम्परेचर T1, ठीक है। तो आपको दोनों दिया गया है, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T1 दोनों आपको दिया गया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिवर्स सेचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T2, इस पे फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई ये कितना है 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना दिया गया है, दैट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस T2 माइनस T1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका आंसर में दिया गया है प्रोविजनल आंसर की में, ये है 40 ये तभी आएगा जब ये 200 ना 20 हो, बट आपके क्वेश्चन में ये 200 दिया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्या होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए और ये 40 होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इजीली आपको जो आंसर दिया गया है वो वैल्यू मिल जाएगी 10 2, और ये कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब 20 डिवाइडेड बाई 10 होता है, तो ये 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो दैट इज 40, ठीक है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा सी, बट ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, या जेनर डायोड व्हेन यूज्ड इन द वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट इज बायस्ड इन, कैसा बायस्ड होता है, ये बेसिकली होता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, या फिर रिवर्स बायसिंग हम कर देते हैं उसकी। ये बेसिकली बात कर रहे हैं ना वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आपने देखा होगा कि रिवर्स बायसिंग में वंस यू अचीव द ब्रेकडाउन, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है वोल्टेज में कोई चेंज आता नहीं है, बस करंट फ्लो करती रहती है। ऐसे ही ये वर्क करने लगता है जैसे वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जेनर डायोड पे, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पे मटेरियल का जो ड्रॉपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कैसे होता है, कौन सी लेयर मोटी रखेंगे, पतली रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, in the circuit shown below the Zener diode is ideal and the Zener voltage is 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आइडियल है और इसका वोल्टेज आपको 6 वोल्टेज दिया। 6 वोल्ट मतलब यही उसका ब्रेकडाउन वोल्ट है कि वोल्टेज है कि जिस पे ये ऑपरेट होगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मैंने कराया था, उस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर लगा के मेजर करना था, कितना होगा वो आपको बताना था। यहाँ पे भी आपको बताना है, कैसे बताएंगे। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि यार ये जो जेनर डायोड है ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जितना वोल्टेज चाहिए ऑपरेट होने के लिए कितना चाहिए भाई, ऑन कंडीशन में इसको आने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। नहीं 6 नहीं रहेगा तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि कितना वोल्टेज है। तो पहले मान के चलते हैं, ठीक है, चलो करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, और इधर करंट कितना फ्लो कर रही है, आई जेड, और इधर कितना फ्लो कर रही है, आई माइनस आई जेड, ये करंट फ्लो कर रही है। अब अगर हमको आई जेड फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 10 माइनस 6। अगर ये ऑपरेट हो रहा होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 6 हो जाएगा। एक बार ये ऑपरेट करना शुरू कर दिया, ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद वोल्टेज बढ़ता है, इसका बहुत माइनर बढ़ता है, मतलब मेजरेबल नहीं होता है ना।
डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 किलो ओम दिया है ना, तो किलो ओम भी लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल 4 मिली एम्पियर, क्योंकि ये किलो चला जाएगा ऊपर, तो 4 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रही है, दैट इज 4 मिली एम्पियर। अगर ये ऑपरेट होगा तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगी 4 मिली एम्पियर। और सेपरेटली इसमें करंट फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे अगर ये ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए, यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए ना, क्योंकि 6 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा। तो ये ऑपरेट हो रहा है 6 वोल्ट पे, मतलब ये जो टर्मिनल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। तो अगर हम सपोज कर लीजिए इस वाले 1 किलो ओम वाले में, जहाँ पे V0 हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे करंट I1 ले लेते हैं। अभी के लिए I माइनस IZ लिखा हुआ है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए I1 ले लेते हैं। तो I1 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 से डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। अब ये दोनों करंट देखो, ये तो किरचॉफ लॉ को ही वैलिडेट नहीं कर रही है। यहाँ से करंट कितना आ रही है, टोटल करंट यहाँ से कितना आ रही है, अगर हम ये फाइंड आउट किए टोटल करंट कितना आ रही है, अगर ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो टोटल करंट आ रही है 4 मिली एम्पियर। अब यही 4 मिली एम्पियर इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, बट यहाँ पे क्या, इसमें तो इंडिविजुअली 6 मिली एम्पियर आ रहा है, दैट्स मीन कि क्या है, ये जो है ना आपका ऑपरेट नहीं कर रहा, ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि ये जो किरचॉफ करंट लॉ है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा अगर ये ऑपरेट करता है तो, ठीक है। तो ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल, वोल्टेज आप सभी को पता है I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। अगर अब ये ऑपरेट नहीं कर रहा मतलब क्या बन गया, ये ओपन सर्किट बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे करंट आई नहीं रही, इधर ही जाएगी, तो अगर करंट इधर फाइंड आउट करें तो 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं सीरीज में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब इधर 5 मिली एम्पियर। आपको करंट पता चल गई, आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है, वेरी सिंपल। I कितना है 5 मिली एम्पियर और R यहाँ पे कितना दिया गया, R दिया गया है 1 किलो ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिगर शोन हाफ वेव रेक्टिफायर, द डायोड D इज आइडियल। आइडियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका। द एवरेज स्टडी स्टेट करंट इन एम्पियर थ्रू द डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपसे पूछा गया है कि डायोड से कितना करंट फ्लो करेगी, वेरी सिंपल। अब डायोड से आपको करंट फाइंड आउट करना है। देखो आपको पता ही होगा कि ये आपका P वाला है, ये आपका N वाला है, और पहले इन्होंने बोल दिया है कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और जो इनपुट सोर्स है उसको भी देख लो, आपको साइनोसोडल वेव में इनपुट जा रहा है ना, तो साइनोसोडल वेव में क्या होगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे जाएगा। तो एक बार इसके मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है इसका 10, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इसका कितना जाएगा, मिनिमम इसका जाएगा -10, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और आपको पता है कि ये अलाउ कब करेगा, जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा ठीक है, बट जब नेगेटिव में जाएगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस में होने के लिए ये वाला जो P वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला टर्मिनल हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो ये कुछ टाइम तो जब पॉजिटिव रहेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है, मतलब रिवर्स बाइसिंग में हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, चार्ज टाइम को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी, ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग में ये होंगे तो करंट फ्लो करेगी, डेफिनेटली करंट फ्लो करेगी, और ये बेचारे क्या हो जाएंगे, स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये चार्ज स्टोरर है, स्टोर कर लेंगे। और जब ये रिवर्स बाइसिंग में होंगे तो ये करंट को अलाउ करेंगे नहीं, उस टाइम पे क्या होंगे, ये भाई साहब डिस्चार्ज हो रहे होंगे ना, वेरी सिंपल इज दैट। तो इनके डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहेगी। तो ये तो रह गया बेसिक चीजें जो आपको समझाना था मुझे, कभी कभी ये सारी चीजें भी पूछता है आपसे। अब जो आपसे पूछा है कि डायोड करंट क्या है, तो डायोड करंट आपको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज V मैक्स। V मैक्स कितना है, यहाँ पे 10 है, डिवाइडेड बाई कितना है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया गया है, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटर ये लगा हुआ है ना, इसकी वैल्यू भी दिया गया है। सारी वैल्यू रख दें, यहाँ पे वैल्यू कितना है, दैट इज 10 है। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, R की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दिया गया है आपको, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया गया है दैट इज 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई C की वैल्यू भी दिया गया है दैट इज 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -3, ठीक है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो IDC की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.099 आएगी, मतलब इसे हम कह सकते हैं 0.1 एम्पियर के आसपास है ना, वेरी सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका C। होप सो कि आप इसको कर पाओगे, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखना। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, बट उस डिटेल में जाना यहाँ पे ठीक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इन रेक्टिफायर लार्ज द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, आपने फिल्टर सर्किट इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना। कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर अलाउ कर देता है एसी करंट को, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है। डीसी करंट को ब्लॉक करने के चक्कर में जो स्मॉल रीप्स होती हैं आपके एसी करंट की, वो भी ब्लॉक हो जाती है ना। तो फिल्टर करने के लिए बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं कि एसी करंट को ये अलाउ करता है। इससे पहले जब मैं आपको फिल्टर सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे ये भी बताया था कि एसी करंट इससे पास होते हैं, नीचे ग्राउंड कर देते हैं, वो ग्राउंड से निकल जाती है, बाकी डीसी को दूसरे तरीके से हम ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हमको प्योर डीसी मिले। वो सब जो कन्वर्जन की सर्किट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो इन शॉर्ट जो कैपेसिटर का काम होता है वो काम क्या होता है, अलाउ टू AC circuit and block the allow to AC signal and block the DC signal। वेरी सिंपल इज दैट। अगर ये बड़े हैं तो किसके लिए यूज किए जाएंगे, दैट इज द लार्ज पीक करंट। जहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, लार्ज पीक करंट है, वहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा, दैट इज द हाई कैपेसिटी या फिर लार्ज कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेसिक रीजन वाई फुल वेव रेक्टिफायर हैज ट्वाइस द एफिशिएंसी। ये मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया था, आई होप सो, और आपको पता भी होगा कि ये दोनों साइकिल को यूटिलाइज करते हैं ना। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि एक अपर साइकिल होती है, जैसे फ्लक्चुएटिंग में एक ऊपर एक नीचे, तो अगर हाफ वेव है तो केवल ऊपर वाले को करेगा, जो आपका फुल वेव होता है नीचे ऊपर दोनों को करता है, तो जो आउटपुट आपको मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है 10 नंबर, अ 10 वोल्ट डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई हैज द रेगुलेशन ऑफ 0.005%, it output voltage will be vary within the envelope of। तो मतलब यहाँ पे आप इन शॉर्ट वो पूछा है ना कि वेरिएशन का रेंज क्या है, क्या क्या आपको दिया गया है। ये दिया गया है कि 10 वोल्ट क्या है, डीसी रेगुलेटर है, और यहाँ पे आपका रेगुलेशन का परसेंटेज दिया गया है। तो वेरी सिंपल, आपको एक फॉर्मूला पता है, परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है क्या है, वी मैक्स होता है ना, वी मैक्स, या फिर इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा ना कि ऑन नो लोड, वोल्टेज ऑन नो लोड। तो जब लोड नहीं रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, या फिर वी मिनिमम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा ना कि वोल्टेज ऑन फुल लोड। ठीक है, तो आप समझ जाना उसको, और यहाँ पे वी मिनिमम दिया गया रहेगा। वेरी सिंपल इज दैट। तो ये वैल्यू आप सभी को पता है। ये वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज रेगुलेटर होती है, जिसकी वैल्यू आपको दिया गया है 0.05। तो यहाँ पे हमको दिया गया है 0.05, तो 0.005% ऑफ 10 वोल्ट किसका भाई हमको फाइंड आउट करना है, 10 वोल्ट का फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 मिली वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गई आपके किसके, परसेंटेज रेगुलेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे रेंज पूछा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 0.25 मिली वोल्ट हो जाएगा ना। वेरी सिंपल, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बट डी में एक पॉइंट का वेरिएशन है, हमने कहीं गलती तो नहीं किया है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। वैसे ऑप्शन आपका आ जाएगा 0.025, तो ऑप्शन है यहाँ पे डी। डी शायद आपका आंसर की में भी दिया गया था, आई होप सो कि कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई होगी, देख लेना आप, यही फॉर्मूला होता है। वेरी सिंपल, या फिर क्वेश्चन में इन्होंने गलती किया होगा एक पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, द पावर डिसिपेटेड बाय द ट्रांजिस्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कलेक्टर करेंट टाइम्स। अब यहाँ पे कलेक्टर करंट तो एक दे ही दिया है, और क्या पूछा है आपसे, पूछा है आपसे कि पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है, करंट जो कलेक्टर की है मल्टीप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, तो मतलब वही कलेक्टर एमिटर जंक्शन का जो वोल्टेज है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का जंक्शन और करंट, तो यही होगा ना पावर डिसिपेशन, P इक्वल टू VI। वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अर्ली इफेक्ट इन द बीजेटी। अर्ली इफेक्ट इन द बीजेटी, बीजेटी का अर्ली इफेक्ट क्या कहलाता है, बेसिकली ये इफेक्ट है कि अगर आप जो बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है उसको बढ़ाते जाते हो, आपको पता है ना कि एक मीटर बेस होता है भाई, 3 प्लेटें सब बताया था पहले ही, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो आप वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करते हो, जो वोल्टेज में वेरिएशन होता है, तो जो विड्थ है, बेस की विड्थ है, वो कितना, उसमें चेंजेस क्या हो रहा है, वेरिएशन। और ये सब पहले हमने डिस्कस किया था ना कि बेस की विड्थ ज़्यादा रहेगी तो रिकम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जो चार्ज फ्लो होकर करंट फ्लो कराने चाहिए वो आके बेस में रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये बहुत पतला बनाते हैं हम, तो ठीक है। और ड्रॉपिंग लेवल भी हमने पढ़ा था कि कौन से मटेरियल को कितना ड्रॉप करते हैं, हैवीली ड्रॉप कौन होता है, उससे कम कौन होता है, मतलब एरिया किसकी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो एक बार आप वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो बेस क्या होता है, इसका नैरो होता जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बेस साइड आती है। ठीक है,
तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझना है बीजेटी के बारे में तो बीजेटी देख लेना, पूरी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे आ रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पाओगे कि ये पहले आपका बेस था और एक बार हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये वाला इधर आ गया, तो ये आपकी क्या हो रही है, विड्थ नॉरिंग हो रही है, ठीक है, बेस की। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज यूज एज द पावर कंट्रोल स्विच बाय बायसिंग इट टू इन कट ऑफ, मतलब ऑफ रीजन में, ऑन रीजन में। तो इन शॉर्ट आपसे पूछा गया है कि इन द ऑन स्टेट फॉर द बीजेटी, ऑन स्टेट के कंडीशन में यहाँ पे कुछ आपको कंडीशंस मेंशन किए गए हैं। तो ऑन स्टेट में क्या होता है, बेस एमीटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस। ऑफ कंडीशन में क्या होता है, दोनों रिवर्स बायस होते हैं, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना, डी ऑप्शन, सी नहीं है, डी ऑप्शन है, दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट इज मच लेस टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट कम होती है। तो ये होती है आपकी दैट इज कॉमन कलेक्टर ना, कॉमन कलेक्टर। अब देखो टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर कहीं पे आप डालोगे तो क्या होंगे, वहां पे चार्ज कैरियर फ्री होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड उनके ब्रेक होंगे। बट कलेक्टर भाई, कलेक्टर को तो हमने कहते बहुत ही लाइट ड्रॉप्ड होता है, वो नहीं, फिर जब चार्ज है ही नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सी एम्पलीफायर सर्किट आर प्रीफर्ड ओवर द सीबी कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट बिकॉज दे हैव, क्या ज्यादा होता है। पहले तो आप ये जान लो कि कॉमन एमीटर कॉमन बेस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कॉमन एमीटर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एमीटर हो जाएगा कॉमन, ठीक है, एमीटर हो जाएगा कॉमन, बेस पे हम देंगे इनपुट और जो कलेक्टर है वहां पे तो आउटपुट मिलने ही वाला हो, तो आउटपुट के लिए ही डिजाइन है, ठीक है। बेस पे देंगे इनपुट, बेस पे देंगे इनपुट, ये ध्यान रखना किसमें, कॉमन एमीटर में। अगर कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। बेस अगर कॉमन हो गया तो फिर हम इनपुट कहाँ पे देंगे, इनपुट देंगे एमीटर पे, ठीक है। ये सब पहले मैंने दिखाया है, यहाँ पे हम देंगे इनपुट और आउटपुट तो डेफिनेटली कलेक्टर पे होने ही वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉमन एमीटर होता है वो कॉमन बेस पे प्रीफर्ड क्यों किया जाता है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक उसकी अच्छी है, मतलब वहाँ पे लेस रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, पावर गेन ज़्यादा होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है हमारे सिग्नल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपका दैट इज लार्ज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर आर ड्रॉन बाय टेकिंग। तो यहाँ पे वोल्टेज वीआई, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही है कि कांस्टेंट इनपुट पे जो आउटपुट का वोल्टेज है और आउटपुट का करंट है, जो दोनों में रिलेशन क्या है, उसी को हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। और इससे पहले वाले, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर कॉमन बेस है, कॉमन बेस है तो बेस तो कॉमन हो जाएगा। इनपुट मैंने कहाँ पे बताया था, इनपुट बताया था कि हम कहाँ पे देंगे, आपके एमीटर पे देंगे, तो आई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन अभी हमारे कंसिडरेशन में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इनपुट हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे आउटपुट करंट कहाँ पे मिलने वाली है, कलेक्टर में मिलने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आईसी कहेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, आईसी। और वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट का वोल्टेज, मतलब जो आपका जो कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वहीं का वोल्टेज, तो कलेक्टर बेस जंक्शन ये हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रिकम्बिनेशन रेट क्या होगा। रिकम्बिनेशन रेट का मतलब क्या, देखो ये पी टाइप का मटेरियल है, पी टाइप के मटेरियल पे अगर आप लाइट डाल रहे हो, मतलब वहां पे ये कह रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर से क्या जनरेट होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, वेरी सिंपल इज दैट। और पहले से यहाँ पे क्या है, होल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब रिकम्बिनेशन स्टार्ट होगा, बट रिकम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, रिकम्बिनेशन डिपेंड करेगा इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे कि कितना वहां पे माइनॉरिटी, अब यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कि यहाँ पे जो होल्स आ रहे होंगे वो फिर से क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उससे रिकम्बाइन तो करेंगे ना, करेंगे भाई, क्योंकि उनके अपोजिट है, वो दूसरे क्या है, फिनोमिना ऐसा है कि होल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिर से पकड़ेगा। तो रिकम्बिनेशन रेट जो होगा, पहले एक बार ब्रेक हुए, पहले से कोवैलेंट बॉन्ड था उनके बीच में, ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से वो ब्रेक होंगे, तो रिकम्बाइंड जो हम कहेंगे वो डिपेंड करेगा इनके माइनॉरिटी पे। तो दैट इज द प्रोपोर्शनल टू एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा।
इससे पहले वाले वीडियो में अभी कुछ टाइम पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। आप सभी को पता ही होगा कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 होती है, नहीं, डीसी तो स्ट्रेट लाइन में जाती है। एसी में क्या होता है, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या करता है, एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। मतलब जितना लो फ्रीक्वेंसी जितना घटती जाएंगी वो सिग्नल को कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, जीरो फ्रीक्वेंसी वालों को तो ब्लॉक करता ही करता है, बट जीरो से थोड़ा सा ऊपर भी है तो भी इनको वो ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है ना कि ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करे। बट कुछ जो सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसको लगता है कि ये भी डीसी वाले ही हैं, वहां से भाग रहे हैं, तो उनको भी ब्लॉक कर देता है। दैट्स मीन कि लिमिट द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। डीसी को तो ब्लॉक करता है, उसके साथ जो एसी वाला रिस्पॉन्स होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है उनको भी ब्लॉक कर देता है। हाई फ्रीक्वेंसी की है तो वो समझ जाएगा भाई ये जाने देना है इसको, इसके पास कार्ड है आगे जाने का, तो उसको जाने देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है रिवर्स सेचुरेशन करंट इन द सिलिकॉन पीएन जंक्शन। ये पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछा गया है। 10 डिग्री बढ़ेगा तो डबल हो जाएगा ना यार, हमने पढ़ा था ना I2 I1 और ये 2 के पावर क्या हो जाता है डेल्टा टी बाई 10, तो डेल्टा टी 10 ये खत्म, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा डबल। तो ऑप्शन यहाँ पे कितना है आपका, डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है अंडर लो लेवल इंजेक्शन एजम्पशन द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होता है इंट्रिंसिक, मतलब प्योर कंडीशन में ड्रॉप नहीं किया गया है। एक होता है इंट्रिंसिक, मतलब उसमें ड्रॉपिंग किया जा चुका है। एक बार ड्रॉपिंग जब हो गई है तो करंट जो फ्लो करेगी दैट इज ड्यू टू द चार्ज कंसंट्रेशन। चार्ज कंसंट्रेशन हो जाकर फ्लो करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन करंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 21 द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज फॉर द रियलाइजिंग द बेस रीजन ऑफ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहां पे देखो बेस क्या है, बेस इज पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल, होल इज द मेजोरिटी। होल अगर मेजोरिटी में है तो किसको करोगे, जिसकी बैलेंसिंग कम होगी। बैलेंसिंग कम किसकी होती है, बोरान की। बोरान के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिलिकॉन या जो भी है उसके, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 की बाइंडिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये इसको दिया, यहाँ से होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग नहीं हो पाई, होल जनरेट होना शुरू हो गए। तो ये सब पहले भी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 22 इन यूनिफॉर्मली ड्रॉप्ड अब्रप्ट पीएन जंक्शन द डॉपिंग लेवल ऑफ एन साइड इज 4 टाइम द पी साइड, ठीक है। देन रेशियो ऑफ डिप्लीशन लेयर विड्थ, ठीक है। तो रेशियो आपसे पूछा गया है, वेरी सिंपल, इसका भी फॉर्मूला होता है। किस फॉर्मूला वो कहां से आता है, दैट इज कम फ्रॉम द चार्ज न्यूट्रलिटी। उसका डेरिवेशन भी है बट उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे कहा भी क्या है कि डॉपिंग लेवल ऑफ एन साइड, डॉपिंग डी मतलब डॉपिंग एन साइड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ डॉपिंग लेवल ऑफ पी साइड। ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि डॉपिंग ऑफ पी साइड, डॉपिंग ऑफ एन साइड इज इक्वल टू पी साइड एन साइड डिवाइडेड बाई 1/4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। चार्ज न्यूट्रलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज WN इज इक्वल टू WP। ये विड्थ की बात कर रहे हैं हम, DP, तो वेरी सिंपल इज दैट WN विड्थ की हम दोनों साइड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, DP बाई DN, वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे 1/4 आपका आया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 23 है अ PN जंक्शन विथ 100 ओम रजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस सो दैट द करंट इज 100 मिली एम्पियर, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में फ्लो कर रहा है। इफ वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इंस्टेंटेनली रिवर्स टू द 10 वोल्ट एट द टाइम t इक्वल टू 0 द रिवर्स करंट दैट फ्लो थ्रू द डायोड। तो बहुत ही सिंपल है, एट टाइम t इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, एट इनिशियली अगर एक बार उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, दोबारा से वहां पे चार्ज मतलब चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहां पे स्टोरेज हो जाएगा। जैसे ही आप उसको रिवर्स करोगे तो जो स्टोरेज चार्ज है ना उसके वजह से कुछ टाइम तक मतलब उसके डिस्चार्जिंग टाइम तक वहां पे क्या होगा, फ्लो करेगी करंट। और कितना अमाउंट में फ्लो करेगी, सेम अमाउंट में, मतलब 100 मिली एम्पियर तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 100 मिली एम्पियर। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको वोल्टेज भी पूछ लेता, तो ऐसे क्वेश्चन में वोल्टेज पूछेगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे सपोज आपका ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना 10 वोल्ट, तो ये कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक रजिस्टर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये चूंकि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको निगेटिव करेंगे ना, फॉरवर्ड बायसिंग की हम बात कर रहे हैं। और ये आपका दिया गया है दैट इज़ द 100 ओम, ठीक है। तो अब ये पहले तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो कर रही है, इनके पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज 100। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज V माइनस VD डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अब ये VD क्या है, यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, अगर यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस है दिया गया है तो ठीक है, बट कुछ नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, VD को 0 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है उसके जगह पे केवल ये आ जाएगा, क्योंकि डायोड का कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, तो I की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द 100 मिली एम्पियर, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज R, ये कितना है, दैट इज 100, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा इधर, और ये 100 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे मिली है ना, तो 10 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। खैर ये सब तो अभी पूछा नहीं है, अभी आपसे सिंपली क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो जब स्टोरेज जो माइनॉरिटी चार्ज स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन जेनर डायोड, जेनर डायोड में क्या होता है भाई, वेरी सिंपल इज दैट सी बोथ P एंड N रीजन आर हैविली ड्रॉप्ड। इसको हम क्या करते हैं, हैविली ड्रॉप्ड करते हैं भाई। क्यों हैविली ड्रॉप्ड करते हैं, ताकि डिप्लीशन लेयर कम रहे, कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ DC पावर सप्लाई हैज़ नो लोड वोल्टेज, मतलब यहाँ पे V ऑन नो लोड आपको दिया गया है, दैट इज 30 वोल्ट, और आपको दिया गया है V एट फुल लोड दैट इज 25 वोल्ट, और करंट दिया गया है आपका फुल लोड पे कितना है भाई, करंट एज द फुल लोड इज 1 एम्पियर ना, तो 1 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे ना आप, रेजिस्टेंस एट फुल लोड क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट फुल लोड इज इक्वल टू 25 वोल्ट, और करंट कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 25 ओम। तो एक तो पता चल गया, आउटपुट सर्किट भाई पूरा कनेक्ट कर दोगे तभी तो फुल लोड की बात कर रहे हैं ये, वेरी सिंपल। कोई लोड नहीं था तो ये वोल्टेज था, बाद में लोड कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट कितना फ्लो कर रही है आपको पता चल गया, वहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हुआ था जब फुल लोड पे आपने किया, तो कितना लोड लगाया था फुल लोड पे वो आपको यहाँ से पता चल गया, वेरी सिंपल इज दैट। उतना लोड लगाने के बाद कितना ड्रॉप हुआ आपका वोल्टेज, दैट इज 5 वोल्ट, वेरी सिंपल इज दैट ना। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स हैं पता होंगी। अब दूसरा रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, तो रेगुलेशन इसके पहले मैंने आपको बताया था, परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज V मैक्स V मिनिमम डिवाइडेड बाई V मिनिमम, ठीक है। V मैक्स कितना है, फुल लोड पे होगा ना भाई, सॉरी नो लोड पे होगा ना, वोल्टेज मैक्सिमम कितना होगा, नो लोड पे होगा। फुल लोड पे क्या हो जाएगा, जितना ड्रॉप करना होगा हो जाएगा लोड लगाने के बाद, जो बचेगा, ठीक है। तो बचा कितना भाई, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 25, तो 1/5, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। तो वेरी सिंपल, कितना आया 25 एंड 20%, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर विथ इट बेस ओपन, ये क्या है, VVCO, ये बेसिकली है क्या, दैट इज द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एमिटर विथ बेस ओपन, ठीक है। और ये सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है आपको, वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस विथ एमिटर ओपन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। इससे पहले मैंने एक पूरा डेरिवेशन करवाया था, यहाँ पे अल्फा बीटा सबका डेरिवेशन, और ये बेसिकली इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है वो सारा चीज़ें हमने पहले ही कराया हुआ है, बट फिर भी एक बार लिख देता हूँ, ये रिलेशन क्या होता है, VVCEO इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज BVCBO डिवाइडेड बाई बीटा के पावर 1/n। तो ये देखो आप, ये वाला जो वैल्यू होती है ना, इतना से कम होती है, ठीक है, इससे इतना से कम होती है। तो वेरी सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब ये वाली जो वैल्यू है VVCBO, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, तभी तो इसको इतने से डिवाइड किया गया ना, वेरी सिंपल इज दैट। और यहाँ पे बीटा अल्फा क्या होता है, ये सारे चीज़ें आपको पता होगी। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज IC/IB, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ये बेसिकली गेन होते हैं ना, करंट गेन, तो IC/IE। ये सब रिलेशंस मैंने पहले भी आपको निकाल के बताए हुए हैं, और यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो सेम चीज़, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द इबलर्स मोल मॉडल कहाँ पे हम यूज करते हैं, बाइपोलर जंक्शन में, बेसिकली जो लार्ज सिग्नल स्टेडी स्टेट मॉडल होता है उनमें हम इसका यूज करते हैं। वेरी सिंपल थियरी है, आपको थियरम है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, BJT इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट हो रहे हैं, दैट्स मीन कि बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था ना, जब कट ऑफ या एक्टिव मोड का था तो फॉरवर्ड बायस था, ये क्या कट ऑफ मोड है तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन, ड्रिफ्ट करंट तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर मेजरली हम बात करें तो किस पे डिपेंड करती है ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे मूवेबिलिटी डिपेंड करती है ना चार्ज की, चार्ज कितना मूवेबल होगा वो वहां पे चार्ज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो मूव करने के बाद वो टक्कर मार रहा है दूसरे को, फिर से वापस आ रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, दैट इज आई इज इक्वल टू ए ई, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, म्यू एम प्लस पी म्यू पी, ठीक है, ये पढ़ा होगा। ये चार्ज मूवेबिलिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, ये सारी चीज़ें, और ये मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ये चार्ज है बेसिकली। तो ये फार्मूला पहले भी मैंने आपको जब डिराइव कराया था तो पहले ही बताया, ये सारी चीज़ें हमने बात किया हुआ था। तो इन शॉर्ट ये किस पे डिपेंड करते हैं भाई, आपके चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं, आपके एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, आपके मोबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। मोबिलिटी पे मतलब चार्ज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ द बेस विड्थ ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डबल्ड। इसके पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि बेस की विड्थ हम क्यों कम रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिकम्बिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप बढ़ा देते हो तो ठीक है भाई, बेस की करंट तो बढ़ जाएगी, बट कलेक्टर की करंट जहाँ पे भेज रहे थे आप, उसकी करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इनिशियल जो वोल्टेज रिक्वायर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये डायग्राम भी आप देख पाओगे ना कि ये वाली जो करंट है वो घट जाएगी, आपकी ये वाली करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, थोड़ी लीनियरिटी बढ़ जाएगी ग्राफ की आपकी, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।